अशोक जी से भी एक जो मांग पत्र है मेरा वो इस तरह से कुछ है कि रज़ा फाउंडेशन के माध्यम से आप हिंदी कविता से जितना परिचित हैं शायद ही कोई दूसरा इस संसक्ति के साथ इस परिदृश्य को देखता जानता हो। जानना चाहता हूँ कि कौन से वे 2-3 बिंदु हैं जो रचना में नए की गहरी सूचना आपको दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है कि अंतर्वस्तु के बदलने से जो भाषिक और संरचनागत बदलाव होना चाहिए, क्या वह आपको होता हुआ दिखता है? कविता वृत्तांत मूलक होती जा रही है, तो यह कथन भाषा को लचीला बना रहा है या फिर भाषा के भीतर भाषिक और संवेदीय स्पेस बढ़ाता जा रहा है? आपको अगर ये संदेह हो कि भाषा की संगठक क्षमता की बेजा परीक्षा ली जा रही है, तो उस दुविधा के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है, जो बात आप से भी अलक्षित नहीं रह गई होगी, वो ये है कि हिंदी कविता बहुत गहरे सामाजिक हुई है। अगर वह थोड़ा कम राजनीतिक हुई भी हो तो क्या सामाजिक दृष्टि को कला दृष्टि मान लेने का समय है? मतलब कि कला की स्वायत्तता और शुद्ध कविता क्या संभव रह गई है? और कलावाद और विचारधारा के बीच की बहस भी काफ़ी हद तक क्या बेमानी नहीं हो गई है? अशोक जी। मित्रों, आखिरी वक्ता की मुश्किल ये होती है कि बहुत अच्छी बातें कही जा चुकी होती हैं और वो अब क्या करे। और मैं आपको थोड़े, हालांकि शोभा जी ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया और शिवराज जी ने भी, कि हम किस मौके पर किस समय में रचना में नएपन की तलाश करने जा रहे हैं, वो समय क्या है। उसमें कम से कम 3 बातें फौरन सामने आती हैं। कविता का लोकतंत्र तो बढ़ रहा है, लेकिन राजनीति और समाज में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। तो पहला तो एक तरह की विडंबना ये है। दूसरा ये है कि कविता तो याद करती है और याद दिलाती है, लेकिन हमको भूलने पर दिन रात विवश किया जा रहा है। और तीसरी बात यह है, और ये बात जो कि टेक्नोलॉजी की बात शुरू में उठी, ये टेक्नोलॉजी जो लोकतंत्र को बढ़ाती है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर उस लोकतंत्र को संकुचित किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी याद को या स्मृति को पुनर्जीवित करती है, वही टेक्नोलॉजी उस याद को मिटाने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। और तीसरी बात ये कि इतना झूठ हमारे आसपास है कि सच बोलना भी नया लगता है, क्योंकि ज़्यादातर वो साधन या वो संस्थाएं या वो अवसर जो सच बोलने के थे, अब झूठ को फैलाने के हो गए। तो आप नएपन को इस परिदृश्य में देखें। ऐसे कुछ साहित्य में कुछ रूढ़ियाँ हमेशा ही सक्रिय रहती। जैसे एक रूढ़ी है आधुनिकता और नयापन। हमें से ज़्यादातर लोगों को ये याद भी नहीं है कि आधुनिक शब्द का ठीक इस अर्थ में इस्तेमाल जिसमें आज हम करते हैं, 10वीं शताब्दी में उदयनाचार्य ने किया था, जब वो नव्य न्याय प्रस्तावित कर रहे थे और अपने को शैवागम से, शैव न्याय, कश्मीरी शैव न्याय से अलग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, ते प्राचीनाः वयम आधुनिका। तो एक तरह से तो आधुनिक हम 10वीं सदी में तो कम से कम शुरू कर दिया था, तब से आधुनिक ही होता चला जा रहा है। एक ज़माने में भक्ति काव्य आधुनिक था, उसके बाद रीति काव्य आधुनिक था, फिर हमारा जब खड़ी बोली का काव्य शुरू हुआ तो वो भी आधुनिक था, आधुनिक।
और हर में नएपन का बहुत एक तरह से दबाव है। यहाँ तक कि हमने अपनी कुछ आंदोलनों का नाम ही नई कविता, नई कहानी, नई आलोचना, यानी जोर नए पर बहुत होता रहा। और हमारे यहाँ तो स्थायी भाव माने गए। मतलब नया क्या होगा? जो हमारे स्थायी भाव हैं, प्रेम, क्रोध, घृणा इत्यादि इत्यादि, वो जो हैं वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, अंततः तो स्थायी भाव ही। आप कितनी तरह से प्रेम कर लीजिए, करते तो प्रेम ही है। या कितनी तरह से नाराज़ हो लिए, होते तो नाराज़ ही हैं। कितनी तरह से कुछ और कर लीजिए। तो हमारे यहाँ इस बात को पहचान लिया गया था हमारी परंपरा में कि एक कुछ है जो बदलता नहीं है और एक कुछ है जो बदलता है। और बदलता जो है वो उसी में नएपन की तलाश की जा सकती है। जो नहीं बदलता उसमें तो नया कुछ होने वाला नहीं है। अब अगर आप ये देखें, कम से कम 2-3 बातें परंपरा के बारे में, और आजकल परंपरा भी एक बड़ा भयानक और डरावना शब्द है। किसकी परंपरा, ये प्रश्न बेचैन ने भी उठाया। और उससे अलग हम अभी तक परंपरा से जो अर्थ समझते थे कि हमारी परंपरा पुनर्नवा होती है परिवर्तन से। बिना परिवर्तन के परंपरा जीवित नहीं रह सकती और वो परंपरा बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, उसको संशोधित, परिवर्तित किया जाता रहता है। अब अगर इधर की रचना को आप देखें तो इसमें नया क्या है? यानी भाषा, संवेदना, भूगोल, अनुभव नए हैं। मैंने कहा कि कविता के लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। इसका एक पक्ष ये है कि कविता की महानगरीय केंद्रीयता अपदस्थ हुई है। अब दिल्ली में कोई बहुत ही कम युवा कवि हैं जो कायदे के हैं, ज़्यादातर तरह तरह की जगहों से आते हैं। मैं जिन 3 कवियों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उनमें से एक ग्राम थिरपाली छोटी, ज़िला चुरू, वो कवि हैं अमिताभ चौधरी। एक कवयित्री हैं, वो केरल के त्रावणकोर से हैं। और एक आदिवासी कवयित्री हैं जो शायद अब रहती हैं रांची में, और होंगी शायद वहाँ की नहीं, जसिंता केरकेट्टा। तो ये कविता का भूगोल बहुत फैल गया है। नई टेक्नोलॉजी में, जैसा कि उचित कहा गया, इसमें मदद भी हुई है। एक तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी है। ठीक उस वक्त जिस माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है, उसी माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने, थामने, संकुचित करने का प्रयत्न होता है। तो हम एक विचित्र समय में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का जो आतंक है वो हमें उस एक तरह की स्वतंत्रता देता है और दूसरी तरह से गुलाम बनाता है। अब ये कविता का जो भूगोल बदला है, तो ये सिर्फ भूगोल ही नहीं बदला, इससे कविता की भाषा भी बदली है और उसमें आने वाले बिंब और छवियां भी बदली। ये मसलन छोटी सी कविता है अमिताभ चौधरी की, सच का कोई रंग होता है। सच का कोई रंग होता है, जैसे लाज से लाल होना या आत्मा भर अंग देना, चूम लेना मिट्टी और हरी कर देना धरती। जैसे मिट्टी को चूमने की प्रतीक्षा में ठहरा है पानी, समुद्र समुद्र अभ्र रंग पानी। अब ये सिर्फ एक गांव में लिखी हुई कविता नहीं है, इसमें एक भाषा का ऐसा प्रयोग है जो आमतौर पे हम लोग नहीं करते। अब ये जसिंता केरकेट्टा की कविता है, कौन करेगा इसकी पड़ताल, कौन करेगा इसकी पड़ताल कि किसने बना लिया है
धरती को किसी गुमनाम जगह पर बंदी और रोज करता है उस पर क्रूर परीक्षण। कौन करेगा इसकी पड़ताल कि शहर की दीवारों के नीचे क्यों दबी है कब्र किसी तालाब की, क्यों दबा है वहाँ कोई खलिहान जहाँ पसरा है शहर का कब्रिस्तान। दब गई है क्यों झींगरों की आवाज़ पक्के मकानों की नींव में, और सड़कों ने छीन ली हैं क्यों नदियों की शक्ल उनकी देह से। कौन करेगा इसकी पड़ताल कि किसने किया है बारिश को विस्थापित, और कौन खदेड़ना चाहता है इंसानों को जंगलों से बाहर जानवरों की तरह। तो ये, और एक कविता अनामिका अनु की, मैं उसका एक अंश पढ़ता, उस नास्तिक की माँ। अब मुझे याद नहीं आता हिंदी में किसी ने, नास्तिकों पर कविता होगी, माँ पर कविता होगी, पर किसी नास्तिक की माँ पर कविता हो। मैं कल देख रही थी मंदिर के पास चप्पलों की ढेर के बीच खुद की चप्पल तलाशती झुकी, एक हाथ से आंचल चश्मे दोनों को संभालती, दूसरी हाथ से साड़ी के कोचे को पकड़ती, खुद से बुदबुदाती उस नास्तिक की माँ को। आगे चलती है। तो ये भाषा में भी एक नया विस्तार आ रहा है। ये प्रश्न अभी उठा, सबसे बड़ी जो रोमांचक घटना है जो हम जैसे धवलकेशी अपने जीवन काल में देख पा रहे हैं, वो ये है कि सदियों से चुप रहे लोग अब कविता में, साहित्य में बोल रहे हैं। ये इससे बड़ा रोमांच कम से कम मुझे याद नहीं आता मुझे हुआ हो। हम लोग अपने ढंग से लड़ते भड़ते रहते थे, वो सब होता था, लड़ाई झगड़े का भी रोमांच था, लेकिन ये रोमांच कि इतने सारे लोग अज्ञात कुलशील जिनको कोई जानता नहीं कहाँ से आते हैं, वो यकायक इतनी बड़ी संख्या में मुखर और सक्रिय हैं, कविता में सक्रिय हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी सक्रियता के लिए किसी समाज शास्त्रीय औचित्य का उपयोग नहीं कर रहे, वो अपनी शर्तों पर अच्छी कविता, सार्थक कविता लिख रहे हैं। बहुत उनमें से ख़राब कविता भी लिख रहे हैं, तो बहुत ज़माने से ख़राब कविता हिंदी में लिखी जाती रही, कोई नई बात नहीं है। आधे बचते तो 4-5 ही हैं। छायावाद में 4000 कवि रहे होंगे, बचे 4, और अगर राम कुमार वर्मा को भी आधा उसमें मान ले 4.5। तो ये तो हमेशा ही होगा, लेकिन एक सार्थक उपस्थिति दृश्य पर है, और वो है 3 वर्गों की, दलितों की, स्त्रियों की और आदिवासियों की। एक आदिवासी कविता का एक पूरा संकलन है, मुझे आज खोजे मिला नहीं, मेरा किताबों का इतना गोदाम हो गया है, हालांकि मैंने उस पर लिखा था। उसमें जो बिंब हैं, मतलब वैसे बिंब जहाँ तक मैं जानता हूँ न तो संस्कृत कविता में है, न प्राकृत कविता में है, जिसका संबंध ज़मीन अमीन से संभवतः अधिक होता था, और ना हिंदी कविता में। ऐसे बिंब जो आदिवासी अंचल के बिंब हैं, तो नए बिंब आ रहे हैं, नई छवियां आ रही हैं, एक नई प्रश्नाकुलता भी आ रही है। और ठीक उस समय जब प्रश्न पूछना, जैसा कि शुभा जी कह रही थी, गुनाह होता जा रहा है। प्रश्न पूछना इस समय, प्रश्नवाचकता राजनीति में और समाज में बहुत ही लांछित है। ये प्रश्न पूछता है, लेकिन सौभाग्य से कविता प्रश्न पूछ रही है। वो सवर्णता पर प्रश्न उठ रहे हैं, पुरुष की महिमा और वर्चस्व पर प्रश्न उठ रहे हैं, और जो विकास के नाम पर आदिवासी अंचलों का में प्रकृति का विनाश हो रहा है, उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये एक बड़ी बात है उस समय प्रश्न पूछना, जब प्रश्न पूछना स्थगित है, प्रश्नकाल ही स्थगित है, एक तरह से स्थगित है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये उम्मीद है कि कभी होगा। अभिधा की, मैं अभिधा का बड़ा निंदक रहा हूँ। मुझे लगता था क्या ये खबर जैसा कुछ कहना। अब मुझे लगता है कि अभिधा में भी एक नई धार आई है। सच को
कहने के तरीकों में अभिधा का उपयोग करना उचित है और उसका प्रभाव अधिक पड़ता है बजाय व्यंजना के। मतलब तो अभिधा में भी एक नई धार इस कविता ने पैदा की। जो प्रश्न था कि क्या, जो मुझे थोड़ा चिंतित करती है वो है कि मुझे इस पूरे दृश्य में एक सजग राजनैतिक बोध और जिम्मेदारी का अभाव लगता है। ये प्रश्न पूछना तो उचित है और ये बहुत सारे सनातन प्रश्न हैं उनको भी पूछना उचित है, क्योंकि सनातन प्रश्न तो सनातन इसीलिए हैं कि वो बार बार पूछे जाते हैं, वो तो सही है। लेकिन एक ऐसा समय है जिसमें हरेक को राजनीतिक होने पर लगभग विवश कर दिया है। आप राजनीति से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि राजनीति हर दिन आपके जीवन में, चाहे वो निजी जीवन हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो, घुसपैठ कर रही है। वो आपको बहुत सारी उन चीज़ों से वंचित या लैस कर रही है। अक्सर वो आपको लैस कर रही है घृणा से, भेदभाव से, झूठ से, विस्मृति से, और जो आपको अलग कर रही है उन चीज़ों से जो अभी तक उत्तराधिकार का हिस्सा थे। तो मुझे कई बार लगता है कि शायद एक राजनैतिक बोध का अभाव है। अब क्या, एक सवाल ये भी उठाया देवी प्रसाद जी ने कि क्या नवाचार की कमी है, क्या शिल्प। मुझे कई बार लगता है कि शिल्प का जितना जोखिम युवाओं को उठा सकना चाहिए उतना नहीं उठा रहे हैं। कविता का एक बना बनाया ढांचा जो नई कविता और उसके पहले से ही चला आ रहा है, कुल मिलाकर उसी में घाट पेल करते हैं। तो एक हद तक तो वो ठीक है, लेकिन जब तक नवाचार नहीं होगा, यानी भाषा के स्तर पर तो नवाचार है लेकिन शिल्प के स्तर पर नवाचार की कमी है, और ये मुझे थोड़ा चिंतित करती है। पर बहरहाल इतनी विडंबनाओं के बीच अगर युवा कविता सच बोलने की हिम्मत बनाए हुए है, इतनी सारी विडंबनाओं के बीच अगर युवा कविता अभिधा का सहारा लेकर भी झूठों के घटाटोप के बरक्स सच बोलने की हिम्मत या हिमाकत कर रही है, और इतनी विडंबनाओं के बीच अगर उसके पास अभी भी कुछ याद करने और याद दिलाने को है, तो अपने आप में ये एक नया उन्मेष है और हमको इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।